चलिए, अब हम लोग 18वीं सदी में जो नवीन राज का उदय हुआ उसका पार्ट 2 है। इसमें पहला सवाल है कि ब्रिटिश गवर्नर दिया है, इसको आपको सजाना है। तो सबसे पहले कौन आएगा? प्लासी के समय था रोजर ड्रेक। फिर उसके बाद बॉक्सर के समय आएगा ये बेंसीटार। फिर लस्ट आएगा, लस्ट, फिर है, फिर कावे। ठीक है ना? तो ऐसे आएगा, तो सजा लिए। फिर यहाँ पे बोल रहा है नादिर शाह ने जब भारत में मुगलों के ऊपर आक्रमण किया था 1739 में, ठीक है, तो उस समय किस क्षेत्रीय शक्ति का सहयोग मिला था नादिर शाह को? तो जाट का नहीं मिला था, जाट अपने वादे में पक्का। मराठा का मिला था और सिख का मिला था। उधर अवध का जो शहादत खां है वो भी सपोर्ट पहले मुगलों की तरफ से लड़ा था मुगलों के साथ, लेकिन बाद में वो मुगलों के खिलाफ लड़ा। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद जिन 3 प्रमुख राज्य अवध, बंगाल, हैदराबाद का उदय हुआ तो उसमें भू राजस्व की कौन व्यवस्था थी? तो इजेदारी व्यवस्था थी। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस अफगान शासक ने उत्तर भारत पे 5 बार आक्रमण किया? तो उत्तर भारत पे 5 बार आक्रमण किया उसके बाद अहमद शाह अब्दाली। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या किया? तो विष खाकर अपने आप को शहादत कौन दे दिया? शहादत खा दे दिया। अब अवध शुरू हो रहा है, शहादत दे दिया। ये अवध का संस्थापक था। नहीं, अवध वाला तो बाद में ही बताएंगे, बक्सर वाला भी कर दो। और प्लासी की उपेक्षा बक्सर को भारत के अंग्रेजी प्रभुसत्ता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। मतलब प्लासी की जगह बक्सर को अधिक महत्व कौन दिया था? तो पी रॉबर्ट्स दिया था, रॉबर्ट भाई सब दिए थे। फिर अंग्रेजों ने किसकी अनुमति से 1651 में हुगली में एक कारखाना खोला? तो शाह शुजा की अनुमति से। फिर से बोल रहा बक्सर युद्ध के समय पटना का अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो एलिस था। बीपीएससी टीजीटी में पूछा हुआ है। फिर बोल रहा है जब पंजाब का विलय कर लिया तो उसके पश्चात पंजाब पे शासन कर लिए 3 वो परिषद बनाया था, उसमें 3 वो परिषद में से कौन शामिल नहीं था? तो हेनरी लॉरेंस, जेम्स लॉरेंस तो था ही, एक साथ में ग्रेनविल मार्सेल था, इसमें एलियट नहीं था। फिर यहाँ पे बोल रहा है मैं आपके देश में ऐसी आग लगा दूंगा कि गंगा का सारा पानी भी उसे बुझा नहीं पाएगा। किसने सिराजुद्दौला के से उक्त कथन बोला? तो वाटसन बोला था। किसने बोला था? वाटसन ने बोला था। वाटसन बोला था क्योंकि वाटसन क्या है? फायर है, बैटिंग करके भी आग लगा देता है, तो ऐसे याद कर सकते हो। मुंगेर की सदी किसके बीच हुई? तो 1762 में हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर से पहले हुई थी, प्लासी के बाद काजिम और वेंसीटाट में। काजिम और वेंसीटाट में कैसे याद रख सकते हो? काजिम वही है जो बक्सर का विद्रोह करेगा, वेंसीटाट वही है जो बक्सर के विद्रोह के समय गवर्नर रहेगा। बस 1762 याद रख लो, 2 साल पहले। डुप्ले ने भारत की कुंजी मद्रास में तलाश कर भयानक भूल की, क्लाइव ने इस बंगाल में खोजा। ये स्टेटमेंट है कि क्लाइव बढ़िया काम किया ये चीज़ को बंगाल में भड़का के, ठीक है ना। तो मेरियट कौन बोला था? मेरियट कैसे याद रखेंगे? तो जो क्लाइव है अपने मेरिट से बंगाल में ये कुंजी को खोजा। अब यहाँ पे अवध वाला आ गया। यहाँ पे बोल अवध के किस सरदार ने विष खाकर अपना आत्महत्या कर लिया? तो वो शहादत खा किया था। कैसे बताए थे? तो विष खा के अपना शहादत दे दे। ये तो ट्रिक से हुआ, लेकिन इसका कारण क्या था? तो नादिर शाह को बोला था कि अब दिल्ली पे आक्रमण कीजिए, बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन दिल्ली पे पैसा नहीं मिला था। अपने अपमान से बचने के लिए अपने आप को शहादत दे दिया, आत्महत्या कर लिया। उसके बाद याद रखना है कि जो मोहम्मद शाह रंगीला है बुरहानुल मुल्क की उपाधि देता है किसको? इसी शहादत खां को। यही जो क्या करता है 1722 में अवध की एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित करता है। कब? 1722 में। और ये 1739 में जब नादिर शाह आक्रमण करता है तो इसके खिलाफ ही मुगलों का साथ देता है, लेकिन बाद में ये मुगलों के विपक्ष में आ जाता है, ठीक है, नादिर शाह के साथ फिर ये आ जाता है बंदी बनने के बाद, ठीक है। आपको याद रखना यही शहादत खां क्या है? जामुल मुल्क है, बुरहानुल मुल्क है, और इसको यही स्थापना किया था अवध में, अवध की स्वतंत्र सत्ता। फिर यहाँ पे बोल रहा है अवध के सरदार जो है पलक झपकते ही उपद्रव खड़ा कर सकते हैं, वो मराठों से भी अधिक खतरनाक है। अवध के सरदारों के बारे में किसने बोला था? ये तो अलवर्दी खां बोला था ये अवध के सरदारों के बारे में, ठीक है। फिर जो बुरहानुल मुल्क है यानी कि जो शहादत खां है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अवध में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था।
फिर उसने सैयद बंधु के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था, ये भी सही है। सैयद बंधु के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा अवध में नवाबों का प्रथम राजधानी था? तो अवध में नवाब का प्रथम राजधानी लखनऊ था, नहीं फैजाबाद था। क्या था? फैजाबाद। लेकिन आसफदौला फिर क्या बना दिया? लखनऊ। आसफदौला क्या बना दिया? लखनऊ। फिर उसके बाद कौन आता है? सफदरजंग आता है। शहादत खां के बाद कौन आता है? सफदरजंग आता है। तो अहमद शाह ने सफदरजंग को किस पद पे नियुक्त किया था? तो अहमद शाह, याद रखोगे सफदरजंग को, जो अहमद शाह अब्दाली है ना, अहमद शाह अब्दाली, वो सफदरजंग को वजीर के पद पे नियुक्त किया था। ये वजीर का पद चाहता ही था। कैसे याद करेंगे? तो वजीर जंग जीता, वजीर जंग जीता। तो वजीर से वजीर का पद, जंग जीता से तो सफदरजंग। फिर आपको याद रखना है कि अहमद शाह अब्दाली आक्रमण के समय यह मुगलों का साथ दिया था। अहमद शाह अब्दाली जब आक्रमण किया था तो ये मुगलों का साथ दिया था, लेकिन बाद में यह फिर ये अहमद शाह अब्दाली के साथ मिल जाता है। फिर से किस मुगल बादशाह ने अवध के नवाब यानी कि शुजाउद्दौला को अपना वजीर नियुक्त नहीं किया? शुजाउद्दौला। किस मुगल बादशाह ने अवध के नवाब, अच्छा अवध का नवाब एक शुजाउद्दौला है, ठीक है ना, तो उसको शुजाउद्दौला को, अब देखो सफदरजंग को अपना वजीर किसने बनाया था? तो अहमद शाह अब्दाली। लेकिन शुजाउद्दौला जो है, अब तीसरा जो नवाब है शुजाउद्दौला, उसको अपना वजीर कौन बनाता है? तो वही जो बक्सर का युद्ध में सब त्रिगुट बना के लड़ेगा, तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। याद रखेंगे कि इसी के समय, जो शुजाउद्दौला के समय बक्सर का युद्ध होता है और इलाहाबाद की संधि होती है। आपको पता ही है, यहाँ पे बोल रहा है कि बनारस की संधि के तहत किसने, बनारस की संधि के तहत वारेन हेस्टिंग ने 50 लाख रुपया में इलाहाबाद और करा जिले अवध के नवाब को सौंप दिया। कब और क्यों और किसको? तो देखो हम बताए थे कि जो शुजाउद्दौला था, ये इलाहाबाद की संधि से होता है 1765 में, तो इसको अवध का करा और इलाहाबाद वाला क्षेत्र देना पड़ता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि इसी शुजाउद्दौला से वारेन हेस्टिंग क्या कर लेता है? बनारस की संधि कर लेता है। कब? 1773 में। कब? 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट के समय संधि कर लेता है। इस संधि के तहत क्या करता है कि 50 लाख रुपया बोलता है कि शुजाउद्दौला को आप 50 लाख रुपया दीजिए और उसके बदले हम आपको करा और इलाहाबाद का क्षेत्र वापस दे देंगे। करा और इलाहाबाद का क्षेत्र क्या करेंगे? वापस दे देंगे। तो वापस मिल जाता है। फिर यहाँ पे बोल रहा है साथ ही यह भी वचन देता है बनारस की संधि में कि प्रथम रोहिला युद्ध होगा ना, तो इसमें शुजाउद्दौला का साथ देगा अंग्रेज कंपनी, ठीक है। फिर यहाँ पर नैरेटिव ऑफ द एंजर्जी थ्रू द ऑपरेसिव प्रिजर्वेसिव ऑफ हिंदुस्तान नामक रिपोर्ट। नैरेटिव ऑफ हिंदुस्तान नामक रिपोर्ट किसने लिखा था? तो हैबर ने लिखा था। किसने लिखा था? हैबर ने। तो कैसे याद करेंगे? हिंदुस्तानी रिपोर्ट हैबर ने लिखा, हिंदुस्तानी रिपोर्ट हैबर ने लिखा। अवध के किस नवाब का एक उपनाम अख्तर पिया था? अख्तर पिया था वाजिद अली शाह का, जो सबसे आखिरी नवाब था ये अवध का। इसकी ये 12 लाख रुपया इसको क्या कर देता है अंग्रेज, इसके ऊपर तो आरोप लगाता है, कुशासन का आरोप लगा के फिर 12 लाख रुपये दे के इसको कहाँ भेज देता है? कलकत्ता भेज देता है। कहाँ भेज देता है? कलकत्ता। याद रखेंगे, कलकत्ता। वाजिद अली शाह को। वाजिद अली शाह अवध के कौन से नवाब थे? तो 11वें नंबर के थे। पहले तो बताया जी शहादत खां आया, फिर सफदरजंग आया, फिर शुजाउद्दौला आया, फिर वाजिद अली शाह आया। यहाँ से अवध का कहानी और भी अवध के बारे में। अवध के किस नवाब ने लखनऊ स्थित छोटे इमामबाड़ा का निर्माण किया था? छोटे इमामबाड़ा का निर्माण किया था मोहम्मद अली शाह, मोहम्मद अली शाह, मोहम्मद अली शाह। अगर आसफ देखो यहाँ पर है, लेकिन बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने किया था? आसफुद्दौला, जो राजधानी बदला था। लेकिन छोटे इमामबाड़ा का निर्माण किया था मोहम्मद अली शाह, मोहम्मद अली शाह। बड़ा वाला जो राजधानी बदला था आसफुद्दौला, वो किया था। 1801 में कंपनी के साथ सहायक संधि करने वाला अवध का नवाब कौन था? तो ये शहादत अली सेकेंड था। 1801 में सबसे पहली बार सहायक संधि के तहत अवध के साथ सहायक संधि हुआ, तो कौन था उस समय? तो शहादत अली सेकेंड, शहादत अली खां सेकेंड। कैसे याद करेंगे? तो ये दूसरा वाला शहादत खां है जो दूसरी बार, पहली बार तो शहादत खां तो खुद शहादत दे दिया किसके सामने? नादिर शाह के सामने। और ये दूसरा वाला शहादत है, अब ये खुद अपना शहादत देगा किसके सामने? सहायक संधि करके कंपनी के सामने। तो ऐसे याद कर सकते हो, शहादत अली सेकेंड, माइंड में इमेज बैठा। फिर यहाँ पे बोल रहा है किस अंग्रेज अधिकारी ने एंजर्ड थ्रू द किंगडम ऑफ अवध। किंगडम ऑफ अवध नामक बुक किसने लिखा था? स्लीमैन। किंगडम ऑफ अवध, किंगडम ऑफ अवध, किंगडम कौन चलाएगा? जो स्लिम मैन रहेगा, जो स्लिम मैन रहेगा, ताकतवर रहेगा, वही तो किंगडम ऑफ अवध चलाएगा। बीबीआई बुक है,
वही तो किंगडम ऑफ अवध चलाएगा, जो स्लीप मैन रहेगा एकदम बढ़िया रहेगा, वही तो अवध चलाएगा। अवध देखो यहाँ पे आउटरम का नाम किस में आता पता है? आउटरम का नाम आता है रिपोर्ट पे, जिसके आधार पे हटाया गया था, तो स्लीमैन होगा यहाँ पे, ठीक है। अवध के किस नवाब ने फैजाबाद के स्थान पर लखनऊ को राजधानी बनाया था? फैजाबाद पहले राजधानी थी अवध का, लेकिन उसके बाद क्या करता, आसुफदौला जो बड़ा इमाम बड़ा है वो बनाया, वो क्या किया, लखनऊ को राजधानी बना दिया फैजाबाद की जगह, ठीक है। फिर यहाँ भी आपको याद रखना है, आपके एनसीईआरटी में दिया है कि दो मुगल बादशाह, एक फारूक सियार है, एक आलमगीर द्वितीय है। फारूक सियार आलमगीर द्वितीय की दोनों की हत्या हो गई थी, ठीक है। लेकिन दो अन्य बादशाह जैसे कि अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय, अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय, इन दोनों का वजीर ही इनको हत्या कर दिया था। आलमगीर द्वितीय फारूक शाह की हत्या हो गई, लेकिन अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय, इन दोनों का वजीर ही इन दोनों को क्या कर दिया, हत्या कर दिया। तो कैसे याद रहेंगे? फारूक शाह के बारे में तो पता ही है, आलमगीर द्वितीय के बारे में पता ही है, ठीक है ना। प्लासी वाला आलमगीर द्वितीय। अब इसके बाद तो इन दोनों का हत्या हो गई, लेकिन अहमद शाह और शाह आलम, आलम अहमद का वजीर के पास बहुत अहम था, अभी जाति इनका अंधा कर दिया, अंधा आलम अहमद, अंधा आलम अहमद। अब यहाँ पे कुछ सिख से संबंधित क्वेश्चन है। खालसा पंथ का स्थापना किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कौन? गुरु गोविंदो में चला, 1699 में, याद रहेगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब? 1708 में हुई थी। जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई तब बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। देखो खालसा पंथ का स्थापित कब हुआ? 1699 में, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई 1708 में। तो उसका जो आया बंदा बहादुर, वो मुगलों से टक्कर देना शुरू किया। बंदा क्या था? बहादुर था। उसके बाद 18वीं सदी के सिख नेता बंदा बहादुर ने किस क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की? तो जो बंदा बहादुर है ना, सतलुज यमुना के बीच में क्षेत्र था, सतलुज और यमुना, सिंधु उन्दू की नहीं, सतलुज यमुना, सतलुज और यमुना। एक तो सतलुज नदी हो गया, एक गंगा से संबंधित यमुना नदी हो गया, इसके बीच में। राखी व्यवस्था कहाँ पे प्रचलित था? तो सिख में प्रचलित था। फिर यहाँ पे बोल रहा है सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह 1799 में किस जगह अपना राजधानी बनाया? तो बच्चा कन्फ्यूजन होता है, अमृतसर नहीं, लाहौर में अपना राजधानी बनाया था 1799 में। फिर यहाँ पे बोला जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए विशाल बाग महल किस जगह बनाया था? जाट ने बनाया था बाग महल, अंबर और आगरा की शैलियों का मिश्रण करते हुए। कहाँ पे? डिग में। तो डिग हाक दिया कि बाग महल बनाया, बाग का कहीं महल बनेगा तो किनारे। तो ये हो गया, बाकी तो ये हो ही गया था कि जाट नहीं दिया था साथ, जाट ने नहीं दिया साथ, मराठा और सिख ने दिया साथ। गुरुमुखी लिखे के आवाजकारक कौन थे? तो गुरु अंगद, अर्जुन देव नहीं, इनको लाना भी बोलते हैं गुरु अंगद, गुरुमुखी, गुरु गुरु, ठीक है ना, इसे याद हो जाएगा। फिर गुरु नानक के समकालीन कौन थे? तो आपको बड़ी कन्फ्यूजन होगा इसका आंसर कि इसमें इब्राहिम लोदी बाबर होगा, नहीं, इब्राहिम लोदी नहीं, बाबर और सिकंदर लोदी, कहीं पे पूछा हुआ एग्जाम में। तो सिखों को लड़ाकू बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो हरगोविंद को। किसको? हरगोविंद को। अब हर कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, ऐसे याद कर सकते हो। आपको ये बताए थे बंदा बहादुर के बारे में कि 1708 में जब गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु हो जाता है, गुरु गोविंदो, तो उसके बाद खालसा पंथ का टकराव होता है किससे? मुगल सत्ता से। मुंगेर की संधि किसके बीच हुई थी? तो बताए थे 1762 में, बक्सर के युद्ध से पहले, बक्सर के युद्ध से पहले ये दोनों फेमस था। ये हो गया। तब हम लोग थ्योरी का फोटो ले ले रहे हैं, ये शुरुआत में पढ़ने वाली चीज को समझ लग गया था।
मोहम्मद अली शाह।